हेलो स्टूडेंट्स, फन्नेस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपनी एक सीरीज चल रही थी जहां पर हम जो आरबीएससी 2025 का जो एग्जाम है उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो सीरीज हमने यहाँ पर डाल दी है, दो लेक्चर डाल दिए हैं जिनके अंदर 6 चैप्टर्स को डिस्कस किया गया है। 6 अलग अलग चैप्टर्स को डिस्कस किया गया है कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप से आपका पैटर्न एग्जाम पैटर्न रहता है और एमसीक्यू कितने बनते हैं, फिलअप कहां से बनते हैं, शॉर्ट कहां से बनते हैं, वेरी शॉर्ट कहां से बनते हैं, ये सारी की सारी तमाम चीजें अपने देख ली थी। तो आज एक नए कंसेप्ट के साथ जो जो चैप्टर्स अपने रह गए थे उन चैप्टर्स के साथ फिर से आए हैं। सटीक एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पैटर्न सेम रहता है हर साल का और इस साल भी वही पैटर्न रहने वाला है। किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे वन बाय वन हम यहाँ पर क्रैक करेंगे। तो वन बाय वन आगे चलते हैं कि किस किस टाइप का आपका पैटर्न रहता है, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर मैं यहाँ पर ले रहा हूं आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रियल नंबर से बनते हैं। देखो स्टूडेंट्स, छोटा सा चैप्टर है बच्चों, छोटा सा चैप्टर है, सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा घुमाता फिराता नहीं है। आरबीएससी बोर्ड है, आरबीएससी बोर्ड में ज्यादा चीजें वैसे भी नहीं घूमती है। तो अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं अगर सबसे पहले, तो सबसे पहला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो छोटी क्लासेस में थे तो पैटर्न थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा याद दिला दूं मैं। जस्ट एग्जांपल, यहां पर अगर मैं एग्जांपल लूं कि 28 या एंड 54 का आप क्या निकाल के बताओ, एलसीएम निकाल के बताओ। 28 एंड 54 का क्या निकाल के बताओ, एलसीएम। तो जूनियर क्लासेस में हम क्या करते थे कि 28 एंड 54 को इस तरीके से साथ में प्राइम फैक्टर करते थे। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते थे तो यहाँ कितना मिल जाता था आपको, 14 मिल जाता था, यहाँ 27 मिल जाता था। फिर 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ 7 मिलता था, ये डिवाइड नहीं होता था एज इट इज। ये सारी की सारी चीजें हम पहले छोटी छोटी क्लासेस में करते थे। 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। 10th क्लास की अगर अपन बात करें कि सर एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट बनेगा ये प्राइम फैक्टर से, यानी कि सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर आना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस में यहां पर बताऊंगा जो एज इट इज आपका एमसीक्यू में बनेंगे, एज इट इज एमसीक्यू में बनेंगे और सारे के सारे किसके बेसिस पर होंगे, तो आपके प्राइम फैक्टर के बेसिस पर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन में अपन इस चीजों को समझेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है 28 और एक नंबर है मेरे पास 54। दोनों दोनों का आपने क्या कर लेना, प्राइम फैक्टर कर लेना। 28 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो यही मिलेगा मेरे पास 14, फिर 2 की टेबल से करूंगा देन 7 और फिर 7 की टेबल से करूंगा तो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर कितने मिले मेरे पास 28, और 28 को मैं लिख सकता हूं 2 into 7, दैट इज 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये 28 के मैंने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब इसी तरीके से आप क्या करो, 54 के भी क्या कर दो, प्राइम फैक्टर्स कर दो। पैटर्न देख रहे हैं हम यहाँ पर किस किस तरीके के एग्जाम में पैटर्न बनता है। 2 की टेबल से ये 27 टाइम्स, 3 की टेबल से ये 9 टाइम्स, फिर 3 की टेबल से अगेन ये 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल से ये 1 टाइम। तो 54 को क्या लिख सकता हूं मैं, 54 को लिखा जा सकता है 2 into 3 to the power 3। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में वो पूछेगा, वो बोलेगा आपको कि 28 को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख के बताओ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख के बताओ। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 28 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम या प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। तो ये सटीक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 28 को क्या करके बताओ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के नंबर में या प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको तोड़ के बताओ। तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गई क्या, चलें आगे अपन। तो यहां से जैसे कि 28 का भी हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर कर दिया, 54 का भी क्या कर दिया हमने, प्राइम फैक्टर कर दिया। अगर आपसे अब आपसे पूछा जाए अगर एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आपने हाईएस्ट पावर उठानी होती, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे कि यहाँ पर 7 की पावर 1 चल रही है तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1, 3 की पावर 3 चल रही है तो 3 की पावर 3। तो चलो ये आपका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। क्लियर है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 3 to the power 3। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा।
क्लियर है। और अगर यहां पर अगर हम बात करें एचसीएफ की कि सर एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है, तो एचसीएफ में आपने क्या करना होता है, सिर्फ कॉमन निकालना रहता है। कॉमन कैसे, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो एचसीएफ क्या कॉमन क्या निकला है, यहाँ पर कॉमन क्या निकला है, एक तो 2 कॉमन निकल रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो एचसीएफ स्टूडेंट आपका कितना हो जाता है, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। क्लियर है यहाँ तक। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, ये एचसीएफ हो जाएगा 2। तो एक क्वेश्चन आपका सटीक पूछा जाएगा एमसीक्यू के अंदर, जिसमें आपको बोला जाएगा कि एलसीएम और क्या निकाल के बताओ, एचसीएफ निकाल के बताओ। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डन है। क्या बोला जाएगा, एलसीएम निकाल के बताओ और एचसीएफ निकाल के बताओ। तो इस फैक्टर से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। एक टफ क्वेश्चन भी करवा देता हूं मैं यहाँ पर, ध्यान देना। जैसे मैं अगर दो नंबर आपको बोल दूं, एक नंबर दे दिया मैंने a की पावर 3 b स्क्वायर c की पावर 2, a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर, एंड दूसरा नंबर बच्चों मैंने दे दिया ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। क्लियर है। और यहां अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इनका क्या निकाल के बताओ, मुझे एलसीएम निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ स्टूडेंट्स, एलसीएम निकाल के बताओ। तो करना क्या है, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेनी होती है हमें। तो ए की पावर तो क्या आ जाएगी, 3 आ गई, बी की पावर 2 क्योंकि यहाँ पर बी की पावर 1 है, और सी की पावर कितनी बच्चों 2। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। और फाइनली अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ की बात करूं, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है और सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता है एलसीएम और एचसीएफ के बिहाफ में, जो आपको प्रिपेयर करके जाना है चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ना पहले कभी टला है ना अब टलेगा। तो ध्यान देना बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ अपने आप में क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ से सटीक पूछा जाएगा आपसे। चले आगे। एक फॉर्मूला देखा होगा आपने, इनका रिलेशन देखा होगा कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर भी एक एमसीक्यू बनेगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो एमसीक्यूज बन रहे हैं इस चैप्टर से। ब्लूप्रिंट के अगर अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो एमसीक्यूज बन रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर भी आपका एक एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। बनेगा कैसे सर, देखो जो चार अननोन चीजें हैं, एक तो आपका एलसीएम हो गया, एक आपका एचसीएफ हो गया, और इधर बाकी की साइड में दो नंबर। उन दो नंबर्स को आप कुछ भी लेट कर सकते हो। मान लेता हूं मैं वो दो नंबर क्या है, एक्स और वाई। तो बच्चों आपने क्या करना है, इधर एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट इन द सेंस इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाइड बाय y। कितने पैरामीटर्स हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर 4 पैरामीटर्स हो गए। एक तो आपका हो गया एलसीएम, एक हो गया एचसीएफ, एक हो गया फर्स्ट नंबर x एंड द सेकंड नंबर इज y। इन चार पैरामीटर में से कोई भी तीन पैरामीटर आपको गिवन होंगे। अगर इन चार पैरामीटर्स की बात करूं, तो इन चार में से कितने पैरामीटर आपको गिवन होंगे, तो इन चार में से आपको तीन पैरामीटर गिवन होंगे। याद रह जाएगा, तीन पैरामीटर गिवन होंगे। क्वेश्चन कैसे, जैसे इसी के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं बच्चों कि यहां पर अगर मुझे सपोज बोल दिया कि दो नंबर हैं और उनका एलसीएम दे रखा है 200, एलसीएम दे रखा है 200, उनका एचसीएफ दे रखा है 4, एलसीएम दे रखा है 200, एचसीएफ दे रखा है 4। क्लियर। और यहां से मैंने बोल दिया उनमें से जो एक नंबर है वो 50 है, उनमें से एक नंबर जो है वो 50 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, यानी कि आपको अदर नंबर की वैल्यू यहां पर बतानी है। कैसे निकालोगे इसको, 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर ये यहां से डिवाइड में आ जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 4 टाइम 4 4 जा 16, यानी बच्चों दूसरा नंबर कितना हो गया, 16। क्लियर। मैं बस पैटर्न बता रहा हूं कि इस टाइप का पैटर्न का एमसीक्यू आपका बनता है, जहां पर चार अननोन है, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो चार आपके पास यहाँ पर टोटल पैरामीटर्स रहने वाले, जिसमें से तीन गिवन होंगे और किसी एक की वैल्यू आपको निकालनी होगी। क्लियर है। शायद क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप से होगा। जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर मैं दे दूं, यहां लिख देता हूं मैं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, जिसमें से एक नंबर सपोज मैंने दे दिया आपको 50 और दूसरा नंबर मुझे पता नहीं है, इन दोनों का जो एलसीएम है बच्चों वो 200 है। और इन दोनों के अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, इन दोनों के एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, तो एचसीएफ मैंने बता दिया आपको कितना है, 4 है, तो बोल देगा y की वैल्यू निकालो। तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, वही फॉर्मूला लगेगा आपका कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और यहां से आपको अननोन वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई क्या। यहां से ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके एमसीक्यू, जो प्रबल दावेदारी रखते हैं आपके एग्जाम के अंदर और आरबीएससी बोर्ड के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स।
तो ये जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर अपन एमसीक्यू बिहाफ पर बात करें तो, ठीक है। और इनमें से 100% एमसीक्यू मिलेगा कल के पेपर में। क्लियर स्टूडेंट्स, चल सकते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं कि सर इस चैप्टर से क्या कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, क्या इस चैप्टर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल, इस चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है। अगर मैं ब्लूप्रिंट की अगर बात करूं, ध्यान देना, ब्लूप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पर बन रहा है। क्या है, ध्यान देना। अब बात कर लेता हूं मैं शॉर्ट की, कि सर शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा। ध्यान देना, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स को इररेशनल प्रूव किया जाता है, कुछ नंबर्स को इररेशनल क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है। जैसे कि आपने कई क्वेश्चंस देखे होंगे जिनमें आपको बोला होगा कि प्रूव करके बताओ कि √2 इज अ इररेशनल नंबर, या फिर √3 इज अ इररेशनल नंबर, या फिर √5 इज अ इररेशनल नंबर। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके शॉर्ट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि √2 को इररेशनल प्रूव करके बताओ, √3 को इररेशनल प्रूव करके बताओ, और √5 को इररेशनल प्रूव करके बताओ। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 10 में से 8 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि √2 को इररेशनल नंबर बताओ, √3 को इररेशनल नंबर बताओ, √5 को इररेशनल नंबर बताओ। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा इस साल। हो सकता है बच्चों वो इररेशनल के लिए इन तीनों में से ना पूछे और वो आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि 2 + 3√5 इज ए इररेशनल नंबर। आप इसको क्या प्रूव करके बताओ, एक इररेशनल नंबर प्रूव करके बताओ। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अपने आप में इस टाइप के जो फॉर्मेट के क्वेश्चन है, जैसे कि मैं थोड़ा सा और अगर डिटेल में बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, जैसे कि 5 - 2√3, इसको क्या प्रूव करके बताओ, इररेशनल नंबर प्रूव करके बताओ। तो ये पैटर्न तो आपका रहने वाला है, √2, √3, √5, ये तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इन पैटर्न्स को भी आपको अच्छे से देखकर जाना है। एक चीज और समझ लेना स्टूडेंट, जो मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था, कौन सा सर फॉर्मूला बताया था सर आपने, एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस रिलेशन से भी कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाएगा, इस रिलेशनशिप भी आपके कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाता है। तो घबराना नहीं है, आपने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने, जैसे √3 ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और बाकी इस बिहाफ पर एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बिहाफ पर भी आपका एक यहाँ से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सर करते कैसे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन आया सर 2 + 3√5 को क्या करके बताओ। प्रूव दैट 2 + 3√5 is an irrational number, is an irrational number। ये पूछा गया आपसे, करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, प्रूफ लिख देते हैं। करना क्या होता है, सबसे पहले इसे लेट कर लो कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट कर लेता हूं मैं, लेट 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। क्या है बच्चों, ये एक रैशनल नंबर है। इस बात को मैं क्या कर रहा हूं, लेट करके चल रहा हूं। और अगर बच्चों ये रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो आप लिख सकते हो सर 2 + 3√5 इज इक्वल्स टू P/Q, वेयर यहां एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P और Q क्या है बच्चों आपके पास, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। चल सकते हैं आगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जो रैशनल वाला जो पार्ट है, किसी भी नंबर का जो रैशनल पार्ट है उसको आप एक साइड में भेज दो और इररेशनल पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो। तो सबसे पहले अगर मैं 2 को उधर शिफ्ट करूं तो यहां बचेगा 3√5 विच इज इक्वल्स टू P/Q -2। राइट हैंड साइड में अगर मैं एलसीएम लूं, एलसीएम आ गया बच्चों Q, यहां से बचेगा P - 2Q एलसीएम लेने पर। और फाइनली ये 3 कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, एंड P - 2Q अपॉन में Q। इस स्टेटमेंट को अगर बच्चों में देखूं
तो आपने यहां एक लाइन लिखनी है कि सर जो आरएचएस वाला जो पार्ट है, सर जो आरएचएस वाला पार्ट है, वो आरएचएस वाला पार्ट तो आपका क्या है सर, ये वाला पार्ट तो रैशनल है सर। और एलएचएस की अगर मैं बात करूं तो एलएचएस सर क्या है, ये इररेशनल है क्योंकि रूट में चल रहा है। तो फिर फाइनली आपको यहां एक स्टेटमेंट लिखना होता है कि सर हियर LHS इज अ इररेशनल नंबर एंड RHS इज अ रैशनल नंबर। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि LHS तो आपका क्या आ जाए, इररेशनल आ जाए, और RHS क्या आ जाए, रैशनल आ जाए। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो और अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो लेट करके चले थे हम बच्चों, ये क्या है, रॉन्ग है। और फाइनली आपको बच्चों यहां लाइन लिख देनी है कि हेंस 2 + 3√5 इज एन इररेशनल नंबर। सारे के सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, बस यहाँ पर पैटर्न बताया जा रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दिए बच्चों। सबसे पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर अपन बात करें तो पहला जो क्वेश्चन था वो आपका है एलसीएम और एचसीएफ का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बता दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि वेरिफिकेशन वाले जो आपका जो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहां वाला कंसेप्ट है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और फाइनली मैंने आपको लास्ट जो इररेशनल वाले जो क्वेश्चन है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 2 + 3√5 हो गया, 5 - 2 √7 हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसमें मैंने एक कंसेप्ट आपको और बताया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वाला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये सारे के सारे तो आपके किस में रहते हैं, एमसीक्यू पैटर्न पर। ये तो आपके एमसीक्यू में मिल जाएंगे आपको, और बाकी ये आपके शॉर्ट ही बन रहा है आपका, तो शॉर्ट और एमसीक्यू दोनों के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। तो जो ये थे आपके रियल नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपकी कौन सी बोर्ड पूछती है, आरबीएसई बोर्ड पूछती है। सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, ज्यादा कुछ घुमाते नहीं है क्वेश्चंस को। अच्छा, जितने भी 3, 4, 5 नंबर का, जितने नंबर का ये चैप्टर है, शायद 4 से 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो ये 4 से 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो सिर्फ इन 3 से 4 क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके जाना है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां तक डन है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 की, उससे क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज की पूरी एक नई वीडियो आ जाएगी, जिसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे कि हर एक चैप्टर से कल की एग्जाम में एमसीक्यू क्या बनने वाला है। तो सारी की सारी एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी, यहाँ पर भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी हमें समझते चले जाना है। तो चले नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आपका कौन सा नेक्स्ट चैप्टर बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं हम, कौन सा, पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा, चलो आगे सेकंड चैप्टर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिस चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल। क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप से पैटर्न पूछा जाता है, एमसीक्यू क्या पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन की, कि सर यहां से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ध्यान देना बच्चों, आपने बताया कि पॉलिनोमियल जो है, अगर मैं किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना, यानी कि उसके क्या निकालने, सबसे पहले आपने जीरोस निकालकर और फिर उन्हें क्या करना, वेरीफाई करना। ये क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में। क्या कि सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगी, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले आपने जीरोस निकालने होंगे, और जीरोस निकालने के बाद उन जीरोस को वेरीफाई भी करके बताना है। ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन बनने वाला है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। ध्यान देना, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो यहां से मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों। मान लो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया, x² प्लस का 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके क्या फाइंड करके बताओ आप लोग। तो मुझे इसके क्या फाइंड करके बताओ, जीरोस फाइंड करके बताओ। क्लियर है यहां तक? तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, उनको वेरीफाई भी करके बताना है। तो ये आपका कंसेप्ट रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम सब जानते हैं सर। सर इसको सॉल्व करने का तरीका होता है आपका, या जो कंसेप्ट होता है, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से बच्चों, मिड टर्म ब्रेक के नाम से जानते हैं। आई होप मिड टर्म ब्रेक तो सभी को आता होगा, नहीं आता है तो बच्चों इसको कंसेप्टली सीख के जाना है मिड टर्म ब्रेक को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाला है। अब इस लेक्चर में हम सारे के सारे पैटर्न, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, वो सारी की सारी चीजें तो डिस्कस नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ
सर मिड टर्म ब्रेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा आपका, जहां पर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल के उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए आगे बच्चों, तो ध्यान देना, यहां से अगर मैं इसका मिड टर्म ब्रेक करूं तो एक्स स्क्वायर, इस 5x को लिख दूंगा बच्चों में क्या, 2x प्लस 3x। यानी मैंने क्या किया यहाँ पर कि मिड वाली टर्म को क्या कर दिया बच्चों, ब्रेक कर दिया। ये मिड वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और 6 आपका एज इट इज चल रहा है। क्लियर है यहां तक? आगे अगर अपन बात करें तो x यहां से मैं कॉमन निकाल लूंगा, यहां से बचेगा x प्लस 2, यहां से मैंने 3 कॉमन निकाला, और यहां से बनेगा बच्चों आपका कितना, x प्लस 2 अगेन। समझ में आ गई मेरी बात? यहां से अगर आगे चलूं तो x प्लस 2 फिर से क्या आ गया, कॉमन आ गया, और यहां से क्या बचा, x प्लस 3। लो ये आ गए दो कोऑर्डिनेट्स, सॉरी दो फैक्टर्स आ गए आपके, और इन दो फैक्टर से आप क्या निकाल दोगे, इनके जीरोस निकाल दोगे, जो कितने आएंगे बच्चों, एक जीरो तो आएगा आपका x इक्वल्स टू -2, और एक जीरो आएगा बच्चों x इक्वल्स टू माइनस का 3। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके की एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको एग्जाम में गिवन होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक से इसके कितने जीरोस निकाल देने हैं, 2 जीरोस निकाल देने हैं। अब क्या ये जीरोस मेरे सही है, क्या ये जो आपने जीरोस निकाले हैं क्या ये इसी पॉलिनोमियल के हैं, पॉइंट ये है। क्लियर है? अब इनको क्या करना है, मुझे वेरीफाई भी करके बताना है कि सर जीरोस तो आपने निकाल दी, लेकिन क्या ये जीरोस सही है या नहीं है। तो बच्चों इनके वेरिफिकेशन का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इन्हें वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर है? अगर बच्चों में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है यहां तक? तो यहां से कंपेयर करके बच्चों a की वैल्यू तो मिल जाएगी मुझे 1। क्या होता है a, क्या होता है, तो a बच्चों आपका होता है कि सर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, a के नाम से। जो x का कोफिशिएंट होगा उसे b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसे क्या बोलेंगे, हम c बोलेंगे। डन? तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से आ जाती है 5, और c की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी आ जाती है, 6। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने a, b और c की क्या निकाल लेनी है, वैल्यू निकाल देनी है। और उसके बाद बच्चों दो रिलेशन होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं हमारे पास, दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन, या रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या रिलेशन पढ़े हुए होंगे आपने पूरे साल में कि सर अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा और कुछ नहीं है बच्चों, ये जो दो आपने आंसर निकाले थे, ये जो दो x की वैल्यूज निकाली थी, उन्हीं में से एक का नाम अल्फा है और एक का नाम क्या है, बीटा। क्लियर है? अब ये अल्फा और बीटा इसी पॉलिनोमियल के हैं या नहीं है, ये चीज हमें यहां पर चेक करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, रिलेशन होता है बच्चों माइनस का b अपॉन a। क्लियर है? अल्फा की वैल्यू कितनी आई यहां से, सर अल्फा की वैल्यू आई है -2, प्लस द वैल्यू ऑफ बीटा इज -3 इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू बच्चों यहां से चल रही है 5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी चल रही है बच्चों, 1। क्लियर है? तो यहां से बनेगा -2 प्लस माइनस -3 इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ये लो स्टूडेंट्स, LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि सर जो आपने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकाली है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। तो यहां पर बच्चों आपको वेरीफाई भी करके बताना पड़ेगा कि जो पॉलिनोमियल के आपने जीरोस निकाले हैं वो सही है या नहीं है। तो ये तो एक रिलेशन हुआ। अगला रिलेशन होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये भी आपको वेरीफाई करके बताना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू आप रख देना -2, बीटा की वैल्यू -3, सी और ए सारी की सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको बताना होगा कि सर ये वेरिफिकेशन करके बताना होगा कि सर यहां जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है वो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत मेजर चांस रहते हैं, बहुत मेजर चांस इस क्वेश्चन के बनने के। क्लियर है? एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका 2 मार्क्स के अंदर, और इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। क्लियर है?
आगे चलते हैं कि सर और क्या क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या बन रहे हैं आपके, दो एमसीक्यू भी बन रहे हैं, दो एमसीक्यू। इतनी डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी, इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में। जितना ज्यादा चैप्टर छोटा है ना, उतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उतने ही ज्यादा है। सर कौन कौन से क्वेश्चन है, वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, डन इसी में से बनेगा आपका। जो भी एमसीक्यू बनना है इस चैप्टर का, इसी क्लास में से बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट, सारे पैटर्न देख लेंगे सर एग्जामिनर को, बिल्कुल कोई ऐसा पैटर्न छोड़ेंगे ही नहीं जो एग्जाम में पूछा जाए और हमें ना आता हो। क्लियर है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, यहां मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दी, सपोज 2x² प्लस 7x माइनस 9। सारे पैटर्न्स की बात करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे लेक्चर को क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहां से, अगर बहुत लो लेवल की बात करूं, पेपर का जो लेवल है वो लो रहेगा, एवरेज जो पेपर आता है अपना उसी लेवल का रहेगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि सर क्या पैटर्न बनता है, तो बच्चों वो आपसे पूछेगा कि सम ऑफ जीरोस बताओ। क्या बताओ, सम ऑफ जीरोस बताओ। अब जो ध्यान देना है, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट पूछेगा एमसीक्यू के अंदर। एमसीक्यू पैटर्न बात करें अपन यहां, क्या पूछ लिया उसने, सम ऑफ जीरोस, पेपर का लेवल अगर लो रहता है तो। सर ये सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अभी बताया था कि दो जीरोस निकलते हैं आपके, क्या, एक अल्फा और एक बीटा, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए अभी अभी सर हमने फॉर्मूला देखा था, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू यहां से कितनी है, अभी भी कंपैरिजन करके बताया था, अरे अभी बताया था कंपैरिजन करके, ये ए होता है, ये बी होता है और ये क्या होता है स्टूडेंट, सी विद साइन। क्लियर है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई सर, बी की वैल्यू हो गई 7, ए की वैल्यू सर, ए की वैल्यू 2। ये लो भैया, सम ऑफ जीरोस निकाल के फेंक दिया हमने, कितना, माइनस का 7/2। क्लियर है, यहां तक इजी पैटर्न है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर तो बस गलत पढ़ लिया बेटा 10वीं। ठीक है, चलें आगे। ये तो पूछ रहा है आपसे सम ऑफ जीरोस, एक पैटर्न बता दिया। हो सकता है बच्चों को आपसे क्या पूछ ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ ले। क्या पूछ ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अरे सर बहुत टफ पेपर बन गया, बहुत टफ पेपर बन गया, हमसे क्या पूछ लिया गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ लिया गया। क्लियर है यहां तक, अरे भाई अभी भी बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बच्चों हमने देखा था अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था आपका, सी अपॉन ए के इक्वल था बच्चों, किसके बराबर इक्वल था आपका, सी अपॉन ए के इक्वल था। बस फिर क्या था, खत्म कहानी। सी की वैल्यू कितनी है, -9, ए की वैल्यू कितनी है 2। इतना लो लेवल, इतना लो लेवल, यही ट्रैप हो जाओगे, यही ट्रैप हो जाओगे। सर क्या पूछ लिया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला कंसेप्ट लगाना है। चलिए आगे, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का फॉर्मेट अगर बन गया दिक्कतें कर देगा। जो स्टूडेंट्स वीक है, जो जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वहां ये दिक्कत कर देगा। चल सकते हैं आगे, आ जाओ सर। सर कुछ और बता दो, और क्या पूछेगा, बताने आए। देखो अगला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल दे देगा, अरे थर्ड टाइप चल रहा है ये। पॉलिनोमियल दे देगा 2x² माइनस का 7x प्लस के, गायब कर दी एक चीज, क्या, के। समझ में आया क्या, क्या बच्चों, के। ये एक पॉलिनोमियल दे दी और खुद बोलेगा इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस, 2, अल्फा और बीटा, और उसमें से एक जीरो वो आपको दे देगा। वो बोल देगा आपको कि भैया इसके जो जीरोस निकल रहे हैं ना, उनमें से जो एक जीरो है वो है आपका -2। क्या बोल दिया, -2। क्वेश्चन बोल रहा है -2 इज -2 इज वन ऑफ द -2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, कि सर ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो क्या दे रखा है आपको, -2। किसका है भाई -2, किसका जीरो है,
इसका ही है, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो ये -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या? अरे सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -2 रखूं तो फिर ये 0 देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर, क्योंकि ये इसी का जीरोस है। डन, चले आगे। ये लो भैया 2x² माइनस का 7x प्लस के रख दो बच्चों। x की वैल्यू रख दी मैंने -2 होल स्क्वायर माइनस का 7 -2 प्लस के। क्लियर? आगे चले, बस सर वैल्यू रखनी है, आगे आ जाओ। तो 2 एज इट इज है बच्चों, 2 यहां से एज इट इज है, -2 का होल स्क्वायर करोगे प्लस का 4 आएगा, माइनस का नहीं आएगा, गधों वाले रिप्लाई नहीं करने। माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, हाँ सर ये आता है, प्लस के इज इक्वल टू 0। चले, बस सर 2 की टेबल 4 टाइम्स बोलनी है, 2 4 जा कितना हो गया यहाँ पर 1 प्लस 14 प्लस के इज इक्वल टू 0। मजा आ गया सर। के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? के की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 20। ये लो भैया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पैटर्न बनते, बहुत सारे पैटर्न। क्लियर है स्टूडेंट्स? वैसे एक तो एमसीक्यू की अपन कोशिश करें कि एमसीक्यू की पूरी एक सीरीज लेके आए, लेकिन जो मैंने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए हैं वो पैटर्न एमसीक्यू वाली सीरीज में डिस्कस नहीं होंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू वाली सीरीज भी आएगी, नो डाउट आएगी, बट अभी इस वाले में समझ लेना आप, क्योंकि ये सारे के सारे एमसीक्यू है बच्चों। क्योंकि जहां मैं अगर शॉर्ट की बात करूं, अगर पॉलिनोमियल के अंदर शॉर्ट की बात करूं तो एक ही क्वेश्चन अच्छा बनता है आपका, कौन सा? कि सर इसके जीरोस निकालो, और जीरोस निकालने के बाद क्या करना है, उन्हें वेरीफाई करना है। इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, जैसे कि इस टाइप की इक्वेशन हो गई, थोड़ा ध्यान देना। इस टाइप की इक्वेशन हो गई आपकी, एक तो इस टाइप की इक्वेशन, और बच्चों एक इस टाइप की इक्वेशन, जैसे x² माइनस का 3, जहां पर ये मिड वाली टर्म आपको गिवन नहीं होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने, क्योंकि आएगा तो इन दोनों में से आ जाएगा, नहीं तो चांसेस बहुत कम बनते हैं बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? चल सकते हैं आगे? हाँ सर आगे चलो, धीरे चल रहे हैं, 3 पैटर्न बता दिए एमसीक्यू के। चले, हाँ सर चल, अगला पैटर्न, पैटर्न 4। सर और क्या पूछ सकता है? मुझे ध्यान देना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई पूछती थी एक टाइम पर, लेकिन आजकल ये आरबीएसई में भी पूछा जा रहा है आपका। क्या है, ध्यान देना, फिर से बात कर लेता हूं मैं, इक्वेशन यही होगी। अरे एक ही इक्वेशन से समझ लो सारी की सारी चीजें, नई नई चीजों में घोल हो जाओगे। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दे दी बच्चों मैंने, क्या पॉलिनोमियल दे दी? 2x² माइनस का 7x प्लस के, दे दी एक पॉलिनोमियल। अब ये बोल रहा है, ध्यान देना बच्चों, यहां इसने क्या बोला था कि -2 इसका एक जीरो है, तो हमने उसमें सेटिस्फाई करवा दिया। ये बोल रहा है इसके जो दोनों आंसर्स आएंगे, यानी कि इसके जो दोनों जीरोस आएंगे बच्चों, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सर समझ नहीं आया रेसिप्रोकल का मतलब? जैसे एक अगर 4 है तो दूसरा आपका कितना बनेगा? 1/4 बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर एक अगर 2 है तो दूसरा 1/2 बनेगा, एक अगर x है तो दूसरा 1/x बनेगा, एक अगर अल्फा है तो दूसरा आपका क्या बनेगा? 1/अल्फा बनेगा। ये बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर, क्या पॉइंट पकड़ना है बच्चों? पॉइंट हमें यहां से उठाना है रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट। बच्चों ध्यान देना, अगर इसका एक मान लेता हूं बच्चों, अरे एमसीक्यू में आएगा, घबराना नहीं है, अगर मान लेता हूं कि इसका एक रूट क्या है? अल्फा, और दूसरा बीटा नहीं है, दूसरा क्या बन जाएगा? 1/अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब यही हुआ। तो के की वैल्यू निकाल के बताओ लाडले बच्चों, क्या बोला जा रहा है? के की वैल्यू निकाल के बताओ, अगर इसके रूट्स क्या चल रहे हैं बच्चों, सॉरी जीरोस क्या चल रहे हैं? रेसिप्रोकल। अरे रूट्स बोल के गलती नहीं करी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस बोला जाता है, इतना सा कंसेप्ट है। चले सर क्वेश्चन बताओ, के की वैल्यू निकाल के बताओ, क्या बोला जा रहा है? रेसिप्रोकल है। बच्चों एक ध्यान देना, एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, हाँ हाँ सर अभी पढ़ाया था आपने, ये रहा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू तो अल्फा लिख दी, सर बीटा आप कह रहे हो कि इसी का उल्टा, यानी 1/अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी? सर सी की वैल्यू के, और ए की वैल्यू कितनी लाड लो? 2। अल्फा से अल्फा गया, और बच्चों यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। समझ में आया क्या? तो यहां पर ये 4 पैटर्न अपने देख लिए हैं, ये 4 एमसीक्यू अपने आप में प्रबल दावेदारी, प्रबल,
क्योंकि एमसीक्यू बहुत घूमता है, चैप्टर बहुत छोटा है, निचोड़ के रख देता है, ठीक है ना। तो ये 4 आपके पैटर्न है। एमसीक्यू जो बताएं क्लास से बाहर नहीं जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्कोर करना है, स्कोरिंग चैप्टर है, सटीक क्वेश्चन आते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में नंबर ऑफ पैटर्न्स थोड़े से ज्यादा बनते हैं, कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। अभी क्रैक करने उतरे हैं, 6 चैप्टर की वीडियो डाल दी गई है, ठीक है। आज जो बचे कुचे हैं वो चैप्टर जो वो भी डाल देंगे। एक एमसीक्यू की सीरीज आ रही है, वो भी मॉर्निंग तक आ जाएगी, जिससे बाहर कुछ जाना है नहीं। तो 4 पैटर्न ये देख लिए, चलें आगे, समझ में आ रहा है? चल आगे आ जाओ, ठीक है। एमसीक्यू जो यहां बन रहे हैं वो नेक्स्ट सीरीज में नहीं होंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, और क्या पूछता है सर? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम नोट कर लेना, टाइम नोट कर लेना वीडियो का, कि किस टाइम पर इंपॉर्टेंट वाला 6:06 और कितने सेकंड पर, वो देख लेना, जितने भी मिनट बन रहे हैं ध्यान देना। बच्चों ध्यान देना कि हम जब एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो जीरोस निकलते हैं सर, अल्फा और बीटा। यानी कि सर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक हमें आता है, फैक्टराइजेशन मेथड में आता है। लेकिन कहानी क्या है कि अगर मैं आपको जीरोस दे दूं, क्या दे दूं बच्चों? जीरोस दे दूं। जैसे अभी आपने एक जीरो निकाले थे, एक जगह आंसर निकाले थे, एक एक्स की वैल्यू आपकी -2 आई थी और एक एक्स की वैल्यू आपकी -3 आई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। क्लियर है? तो अगर बच्चों अल्फा और बीटा अगर आपको दे रखे हैं, तो क्या आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हो? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है बच्चों। फॉर्मूला नोट कर लेना, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं टलता है। इस फॉर्मूले का क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं टलता है। ये रहा बच्चों आपका फॉर्मूला, कि सर अल्फा और बीटा अगर आपको दे रखे हैं और अगर आपको पॉलिनोमियल तक पहुंचना है, रख दो वैल्यू, हो जाएगा काम। चले बच्चों, रख के बताओ सर, मजा नहीं आ रहा है? रख के बताओ, मजा ले भाया, आ रहा है? मजा लेना आओ। अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू माइनस कर दो, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, प्लस अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -3। टीप टीप के लिखनी है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, ये -2 बनेगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, प्लस 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस। देखो लाडले बच्चों क्या बना, -2 और -3 बन गया -5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 6। लो भैया, आपकी आंखों के सामने खूबसूरत सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहुंच गए क्या पॉलिनोमियल पर? पहुंच गए। आपको तो सिर्फ क्या पता थे, अल्फा और बीटा पता थे। लो भैया पहुंच गए, क्लियर है? चल सकते हैं आगे। अरे क्वेश्चन नहीं टलेगा यहां से, ठीक है ना? अरे देखी देखी लग रही है क्या? बिल्कुल सर, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था सर, थोड़ी देर पहले ही सर इसको देखा था। ये रही आपकी इक्वेशन, कहां थी? यही तो थी। चले, ये रही बच्चों, इसी के तो निकाले थे अल्फा और बीटा। ये आपके पैटर्न रहते हैं मोस्टली। मैं आपको फिर बता दूं बच्चों कि यहां से आपका क्वेश्चन नहीं टलेगा, इस वाले फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं टलेगा। ध्यान रख लेना, 2-4 चीजें पढ़नी है, ज्यादा पैनिक नहीं करना, मस्त इजी पेपर आता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक इस फॉर्मूले के बिहार पर जितने एमसीक्यू करवाए सारे के सारे पढ़ लेना। ये लो भैया, हो गया आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, ये लो भैया, हो गया डन। क्लियर है बच्चों? इतना सा पढ़ के चल जाना, आराम से नंबर आएंगे, ठीक है। चले आगे, 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। चले नेक्स्ट चैप्टर पर। चले बच्चों, आओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों अपन क्या, प्रोबेबिलिटी। क्या ले रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना इधर, क्वेश्चन सटीक रहते हैं, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ 19-20 नहीं रहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कि एक तो आपके डाइस का क्वेश्चन हो गया, डाइस का क्वेश्चन हो गया। अब डाइस में 2 टाइप की, सर डाइस को अगर मैं 1 टाइम टॉस करूं, डाइस को अगर मैं 1 टाइम टॉस करूं
तो डाइस को वन टाइम टॉस करने पर कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं सर? 6 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। कितने बच्चों? 6 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं सर। कौन कौन से? एक तो हो जाता है 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब अगर मैं छोटे क्वेश्चंस की बात करूं, खैर एमसीक्यू की अपन पूरी की पूरी वीडियो अलग बनाएंगे, उसमें कोई वो डाउट नहीं है, ध्यान देना। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब बच्चों ध्यान देना, इस फॉर्मूले के भी पर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। डाइस का अगर क्वेश्चन आया है और अगर एक बार डाइस को उछाला गया, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए आपके पास? सर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए हमारे पास 6। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस के ऊपर जो है वो एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर। अब सुनो, इवन के फेवर में कौन कौन जा रहा है? सर इवन के फेवर में एक तो जा रहा है 2, एक जा रहा है 4 और एक जा रहा है 6। कितने नंबर्स ऐसे हैं जो इवन के फेवर में गए? सर ऐसे 3 नंबर हैं, 3 ऐसे नंबर्स हैं जो इवन के फॉर्म में गए, और अपॉन में कितना बच्चों? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये लो भैया, प्रोबेबिलिटी आ गई इवन नंबर की। समझ में यहां तक बात? सर हो सकता है वो आपसे क्या पूछ ले, हो सकता है वो जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ऑड नंबर सर कौन कौन से? ऑड नंबर हो गया बच्चों 1, ऑड नंबर हो गया 3, ऑड नंबर हो गया 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों आपकी यहां पर? अगेन 3/6, दैट इज 1/2। क्लियर है? चल सकते हैं आगे। अगर हो सकता है वो आपसे बच्चों प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ ले। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ये 1 मार्क के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, बाकी तो जो क्वेश्चन आएगा आपका प्रोबेबिलिटी से नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि इतने रेड मार्बल हैं, ध्यान देना, इतने रेड मार्बल हैं, इतने ब्लू मार्बल हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है वो तो आप कर लोगे। बात यहां हो रही है कि सर घूमेगा कहां पेपर, क्योंकि इस बार पेपर घूमेगा। पेपर का लेवल जरूर इजी रहेगा, लेकिन हो सकता है पेपर बच्चे थोड़ा सा ट्विस्टेड डाल दे। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। चलो सर मुझे एक बात बताओ, प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ध्यान देना। प्राइम नंबर होते हैं एक तो 2, एक 5, एक 3। यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, यानी और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ, ये नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं सर जो नंबर्स खुद की ही टेबल में आते हैं। अब जो ध्यान देना, जो खुद की ही टेबल में आता है तुम्हारी लैंग्वेज में, तो बच्चों वो प्राइम है। और एक ध्यान और रखना, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो प्राइम नंबर कितने हुए लाडले बच्चों यहां पर? प्राइम नंबर हुए सर 2, 3 और 5। तो प्राइम नंबर की भी प्रोबेबिलिटी बच्चों 3/6 लाडले बच्चों, दैट इज 1/2। क्लियर है यहां तक? अरे ये तो तब आए हैं जब हमने डाइस को सिर्फ एक बार फेंका है। अगर मैं डाइस को बच्चों 2 बार फेंक देता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, if a dice is या die is, या मैं कह दूं if a pair of die, a pair of die is rolled, लो सर फ्री थे, काम कुछ थे नहीं, 2 पासे लिए, दोनों पासों को फेंक दिया। अरे पासे मतलब डाइस, ठीक है, 2 डाइस को आपने रोल करा दिया। अब दोनों डाइस मुझे क्या क्या नंबर दिखा सकती है? तो दोनों डाइस क्या क्या नंबर दिखा सकती है? हो सकता है जो पहली डाइस 1 दिखाए, दूसरी भी 1 दिखाए। अरे पूरा साल निकाल दिया, अरे ये तो आता ही होगा। हाँ सर ये आता है, ये तो हमारे को आता है। आप तो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या आएगा बता रहे हैं, ध्यान दो इधर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या करना है, ऐसे 36 आउटकम्स बना लेने हैं। ये आपके 36 आउटकम आपको इस तरीके से 3 1
और ये पूरी की पूरी सीरीज आ जाएगी। फिर आपकी 4-1 वाली पूरी सीरीज आ जाएगी बच्चों। फिर आपकी 5-1 वाली पूरी सीरीज आ जाएगी। और लाडले बच्चों 6-1 वाली आपकी क्या आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी। और फाइनली एंड कहां होगा, 6-6 पर। बहुत फेमस क्वेश्चन। क्या बनेगा सर, क्वेश्चन बताओ सर। लो क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन बताने तो आए। चलो, और क्वेश्चन वही बताएंगे जो कल पेपर में आएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है बच्चों ये पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी बताओ एक डिप्लेट की। लो सर, शब्दों में उलझा दिया, पेपर वाले ने शब्दों में उलझा दिया कि डिप्लेट की प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे डिप्लेट का मतलब होता है कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आना। अब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर कहां आएगा, एक तो आएगा सर 1-1 पे, एक आएगा 2-2, इसी तरीके से बच्चों 3-3, इसी तरीके से 4-4, 5-5 और 6-6। कितने अंडे बने हुए दिख रहे हैं सर, गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि बच्चों डिप्लेट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36। कैंसिल करोगे लाडले बच्चों कितना हो जाएगा, 1/6। समझ में आई मेरी बात या नहीं है? तो डिप्लेट वाला क्वेश्चन पूछता है वो एक तो। डबल डाइस का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है डिप्लेट वाले के चांसेस रहते हैं। सर और क्या पूछता है बच्चों, ध्यान देना, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब बड़ा, ग्रेटर देन 9 होगा। यानी कि जो डाइस नंबर शो कर रही है उनका सम 9 से क्या होगा, बड़ा होगा। 9 से बड़ा होने का मतलब बच्चों ध्यान देना, इस वाली सीरीज में तो लास्ट वाला नंबर आएगा 36, जो खुद क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। इधर आ जाओ, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, यहां आएगा आपका 4-5, ये भी कितना देगा, 9 देगा। लेकिन अगर मैं आगे चलू बच्चों, 4-6, अरे ये दे दिया 10। बात समझ आ गई? अरे 4-6 का मतलब 9 से क्या है, बड़ा है, और अगर बड़ा है बच्चों तो इसको काउंट करना है। फिर बच्चों यहां आएगा 5-5, इसका सम भी 9 से बड़ा है सर, 2 ये हो गए। सर एक आएगा आपका 5-6, इसका सम भी 9 से बड़ा है। समझ में आ रहा है भैया? अरे दुखी तो नहीं हो रहे, और कल पेपर है बेटा, दुखी नहीं होना, पढ़ते रहना है, एग्जाम तो क्रैक कर देंगे बेटा पूरा का पूरा। ठीक है, कितने नंबर हो गए फिर से बच्चों, 6 अगेन, 6/36। अब जरूरी नहीं है कि मैंने कह दिया कि सर ग्रेटर देन 9 वाला है तो ग्रेटर देन 9 वाला ही आएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए ग्रेटर देन 10 वाला, फिर मत कहना सर आपके बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, पढ़ते रहो, आग लगा देना कल पेपर में। ठीक है, बढ़िया पेपर करके आना भैया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गए आपके डबल डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। डिप्लेट वाला है, नंबर बोल देगा जिसका सम जो है वो 4 है, तो फिर 4 वाले आपके सारे हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछेगा। प्रोबेबिलिटी में डाइस वाला जो कंसेप्ट है वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है बच्चों, क्लियर हो चुका है कि सर डाइस में आपके क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी बच्चों, कार्ड्स की। जोरदार, कार्ड्स का क्वेश्चन कभी नहीं टलता, कभी नहीं टलता। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं सर, बिल्कुल सर हमारे यहाँ पर 52 कार्ड्स होते हैं, बस बेटा हमारे यहाँ पर भी 52 ही है आजकल। ठीक है, आगे चले, 52 को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो 52 में आपको 26 कार्ड तो मिलेंगे किसके, ब्लैक के, और 26 कार्ड मिलेंगे बच्चों रेड, रेड मतलब लाल, हाँ सर काले लाल पत्ते। 26 तो किसके हो गए बेटा, ब्लैक, और 26 क्या हो गए आपके पास, रेड। कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है, आपने जो 52 कार्ड्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, चलते जाओ, 26 को फिर से डिवाइड करूंगा 13 और 13 में, ये कहानी समझने वाली है भैया, सारे क्वेश्चन बता दूंगा। कार्ड का क्वेश्चन इस बोर्ड से बाहर नहीं आएगा, इस बोर्ड से, इस बोर्ड से उस बोर्ड में बाहर नहीं आएगा। डन, चले ध्यान देना बच्चों इधर। और यहाँ 26 को भी मैं फिर से डिवाइड कर दे रहा हूं बच्चों, कितने में, 13 और 13 में। थोड़ा सा ध्यान देना क्लास में, जो बच्चों आपके पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है 13 आर ऑफ क्लब एंड 13 आर ऑफ स्पेड। 13 किसके होते हैं,
क्लब के होते हैं और 13 किसके होते हैं, स्पेड के होते हैं। डन, ठीक है सर, डन। मार्कर कलर चेंज कर दो सर। ऑल रेड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो रेड के अंदर 13 कार्ड्स तो होते हैं हार्ट के, हार्ट मतलब दिल, हृदय, चले सर। और 13 होते हैं बच्चों डायमंड के। डायमंड मतलब हीरा, हीरा मतलब सर सूर्यवंशम वाला हीरा नहीं, डायमंड का मतलब इस तरीके का पत्ता होता है, इस तरीके का कार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डायमंड बोलते हैं। डायमंड वो हीरा नहीं बेटा, ठीक है। चले बच्चों, तो टोटल कितने कार्ड्स थे, सॉरी टोटल कितने कार्ड्स थे आपके यहाँ पर, 52 कार्ड्स थे। और 52 कार्ड्स को मैंने क्या किया, 26 26 26 में डिवाइड किया, 26 को फर्दर मैंने 13 13 में डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड कर दिया। चलिए बच्चों आगे, मतलब सर 13 कार्ड क्लब के होते हैं, 13 स्पैड के होते हैं, 13 आपके हार्ट के होते हैं, 13 किसके होते हैं, डायमंड के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अरे कोई ऐसा तो नहीं जिसको हिंदी में याद है, इनके हिंदी में बता देता हूँ मैं, लिखूंगा तो नहीं, चीड़ी बोलते हैं इसको, हुक्म बोलते हैं इसको, ये जो भी है पढ़ते रहना, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, सभी में 13 कार्ड्स, यानी यहां जो 13 कार्ड्स की बात हो रही है लाडले बच्चों, उन 13 कार्ड्स में से ध्यान देना, एक तो होगा बच्चों किंग, किंग मतलब राजा सर, राजा यानी कि जिसको अपन बादशाह बोलते हैं, ठीक है। एक होगी बच्चों क्वीन, क्वीन मतलब रानी, बेगम। एक होगा बच्चों आपका जैक, जिसको हम बोलते हैं गुलाम। और एक होगा बच्चों इक्का, एस, ठीक है। अरे 4 कार्ड्स होते हैं सर, इन 13 कार्ड्स में से बता रहा हूं, इन 13 कार्ड्स में से एक इक्का होता है यानी कि एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक क्या होता है, जैक। डन, चलो सर। सर ये तो आपने 4 ही बताए, बाकी के बता रहे हैं, बता रहे हैं, ठंड रखो थोड़ी सी, ठीक है। 4 पत्ते ये हो गए। अब बच्चों ध्यान देना, बाकी की कार्ड्स पर नंबरिंग होती है, नंबरिंग इन द सेंस 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक बार काउंट कर लो कितने हो गए, 9 कार्ड्स ये हो गए बच्चों, 10 11 12 और 13। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, क्लियर है, चल सकते हैं आगे। अब ध्यान देना सर 13 इसमें, सर ये 13 इसमें भी होंगे क्या, बिल्कुल बच्चे, ये 13 इसमें भी होंगे, ये 13 इसमें भी होंगे, ये वाले 13 इसमें भी होंगे। चल सकता हूं क्या यहाँ पर, बिल्कुल सर। अब बच्चों यहाँ पर मैं कुछ इसको थोड़ा सा सेपरेट करके बता रहा हूं, इस चीज को समझना, ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे कार्ड्स के अंदर किंग कितने होते हैं, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लाडले बच्चे बता कि नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कि टोटल किंग तो हो गए 4, और 4 में से भी बच्चों 2 तो हो गए ब्लैक, प्लस 2 हो गए रेड, ठीक है। चलो सर, सर अगर हमें नंबर ऑफ क्वीन, रानी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो रानियां भी होगी 4, 2 तो काली हो जाएगी, अरे काली नहीं है, पत्ते हैं, 2 ब्लैक और 2 क्या है बच्चों यहाँ पर रेड, 2 ब्लैक क्वीन एंड 2 आर ऑफ रेड क्वीन। समझ में आ रही है बच्चों बात? सर फिर तो जैक की भी बात बताई दो सर, तो बच्चों जैक भी कितने होते हैं, सर जैक होते हैं 4, जिसमें से 2 तो क्या होंगे बच्चों ब्लैक होंगे और 2 ही क्या होंगे रेड होंगे। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो यहां समझ लेना, क्योंकि एक यहां होगा एक यहां होगा, दोनों किसमें आ रहे हैं बच्चों, ब्लैक के अंदर। चल सकते हैं आगे, बिल्कुल सर, नो डाउट, आगे चलते हैं। अगर इक्को की बात करूं सर, एस की बात करूं, तो ये भी कितने होते हैं बच्चों 4, यहां पर एस हो जाते हैं, जिसके अंदर 2 तो क्या होंगे ब्लैक और 2 ही क्या होंगे बच्चों रेड। क्लियर है, सारी की सारी चीजें वहां पर मैंने लिख दी है। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या पूछेगा, ध्यान देना बच्चों, अब ये सारी की सारी चीजें आप खुद जवाब दोगे, ध्यान देना, ये सारी जवाब आप खुद दोगे अभी, बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, सर 52 कार्ड्स है, यानी कि अपॉन में तो 52 ही आएगा। अब बच्चों आपसे अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो कार्ड है एक ब्लैक का कार्ड होगा, यानी एक ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लैक कार्ड के फेवर में कितने गए, सर ब्लैक कार्ड के फेवर में गए 26, तो बच्चों ये आ गया आपका 26 डिवाइडेड बाय 52, जो आ जाएगा आपका 1/2। कहने का मतलब जो फेवर में है उसे ऊपर लेना है और बाकी टोटल तो कितने रहेंगे आपके 52।
सर अगर मैं आपसे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ लूं तो रेड कार्ड के फेवर में कितने गए बच्चों? 26 डिवाइडेड बाय 52। सारी की सारी चीजें लिख नहीं सकते, ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे हमारे को यहाँ पर चैप्टर्स जो है वो लेने हैं। बात सिर्फ इंपॉर्टेंट की करनी बच्चों, बाकी तो प्रोबेबिलिटी में भी अपने आप में 2 दिन लगते हैं अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो। चले आगे आ जाओ सर। सर इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपने बता दी, ठीक है सर आगे भी बता दो। बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्लब का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या पूछा मैंने आपसे? क्लब का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप सभी को पता है क्लब के कार्ड कितने होते हैं? 13 डिवाइडेड बाय 52। ये लो बच्चों आंसर आ गया 1/4। आपसे पूछ लो सर स्पेड का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो स्पेड का कार्ड कितने होते हैं बच्चों? अगेन 13/52। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी, क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक के क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन ध्यान देना ट्विस्ट तो अब आया है कहानी में, क्योंकि एग्जाम में तो यहां से पूछा जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपसे इनकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहूंगा, ध्यान देना इधर। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक पत्ता निकाला गया है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड्स के अंदर से, और वो कार्ड जो है वो आपका किंग का कार्ड होगा। वो किसका कार्ड होगा बच्चों? आपका किंग का कार्ड होगा। किसका बच्चों? किंग का। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। वो जो कार्ड है वो एक किंग का कार्ड होगा। अब बच्चों किंग के फेवर में कितने गए? 4 अपॉन में 52। सर 4 कैसे फेवर में गए? लाडले बच्चे, किंग कितने थे? 4 ही थे, तो 4 अपॉन 52 आंसर आ गया बच्चों 1/13। सर प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक क्वीन का कार्ड होगा। फिर से ध्यान देना, क्वीन कितनी थी? 4, फिर से कितना? 52। आंसर आ गया 1/13। जैक का 1/13। सारी सारी बात समझ में आ गई क्या? अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वो एक रेड किंग का कार्ड होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, रेड किंग का कार्ड होगा, तो रेड किंग होते हैं 2। रेड किंग कितने होते हैं? सिर्फ 2 कार्ड्स और आर ऑफ रेड किंग। सो 2 डिवाइडेड बाय 52 ऑन कैंसिलिंग दीज टर्म्स वी विल गेट 1 अपॉन में 26। बात समझ में? चले तो ये हो गया बच्चों आपका किसका? रेड किंग का। पूछ ले एक और क्वेश्चन, ध्यान दो। सर अगर मुझसे अगर पूछ ले सर ब्लैक जैक की प्रोबेबिलिटी बताओ, अ कार्ड द कार्ड विल बी ऑफ अ ब्लैक जैक, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 तो क्या हो गया आपके रेड, और 2 ही क्या हो गया आपके ब्लैक, तो रेड ब्लैक वाले कितने हो गए? 2 अपॉन में कितना बच्चों? 52। कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 1/26। कर लो भैया डन। पूछो सर पूछो, क्या प्रोबेबिलिटी से और क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा यहां से, बस क्या पूछेगा पूरा तो निपटा दिया। चले फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता बच्चों, एक क्वेश्चन रह जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी बताओ सर। अरे आपसे पूछेगा सर सरनी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक फेस कार्ड होगा बच्चों। क्या बोला जा रहा है? फेस कार्ड होगा। अब ध्यान देना, फेस कार्ड कौन से होते हैं? सर आपने नई चीज क्या बता दी, ध्यान देना बच्चों, जिसके ऊपर फेस है वो फेस कार्ड है। जैसे किंग का अपना फेस होता है, क्वीन भी एक फेस कार्ड है, यहां से जैक भी क्या है बच्चों? एक फेस कार्ड है। और अगर ये सारे के सारे अगर फेस कार्ड है तो ये कितने थे? 4। ये कितने थे? 4। ये कितने थे? 4। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बच्चों? 12 12 वन में 52। कैंसिल करते रहना यार, इतनी टेबल एबल तो आती होगी आप लोगों को, टेबल ही नहीं आ रही है, 10th के एग्जाम देने आ रहे हैं, पोगो देखने की उम्र में 10वीं दे रहे हो। बात समझ में आ गई क्या? टेबल तो आती होगी, कैंसिल कर देना। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बताओ, चल सकते हैं यहां तक? कमेंट कर देना, कोई दिक्कत हो तो रिजॉल्व कर देंगे आगे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। वैसे तो कल पेपर ही है, अब क्या रिजॉल्व होगा, पढ़ना यही है। अभी भी डाउट रह रहे हैं तुम्हारे। चले आ जाओ सर, ये लो बच्चों आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। एक क्वेश्चन और रह गया, ध्यान देना इधर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो डायरेक्ट याद कर लो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपका कि किसी एक ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर के अंदर, किसी ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर के अंदर 53 संडे होंगे, 53 संडे होंगे, या फिर वो आपको बोल दे कि 53 मंडे होंगे, या वो आपसे बोल दे 53 ट्यूसडे होंगे, वेडनेसडे होंगे, थर्सडे होंगे,
फ्राइडे होंगे या सैटरडे होंगे, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है 53 से रिलेटेड, तो आपने चेक करना है कि वो लीप ईयर से पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना, लीप ईयर से पूछ रहा है या ऑर्डिनरी ईयर से पूछ रहा है। अब लीप ईयर क्या होता है सर, नई नई चीजें बता रहे हो एग्जाम से एक दिन पहले, टेंशन में डाल रहे हो, अरे लीप ईयर अगर नहीं मालूम है तो गलत 10th पढ़ रहे हैं अपन। तो ध्यान देना बच्चों, लीप ईयर का मतलब बता देते हैं अब क्या है, 366 बच्चों, नाम सुना होगा, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं आजकल 10वीं में तो बहुत ज्यादा। 366 बच्चों, एक ऐसा ईयर जिसके अंदर बच्चों नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। 29 फरवरी आती है बच्चों, 29th ऑफ फेब जिसमें आती है, वही आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। और एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर आप सभी को पता है बच्चों 365 डेज होते हैं। तो 53 से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो लीप ईयर में आंसर याद रखना बच्चों 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और ऑर्डिनरी ईयर में याद रखना बच्चों 1/7 इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई। सर ये तो आप रटवा रहे हो, अरे भाई रट लो, कल एग्जाम है, रट लो, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू वगैरह में ही पूछा जाएगा, रीजन फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर डिस्कस करने। तो ये बच्चों आपका एक पूरा का पूरा एक अच्छा पूरा का पूरा एक लेक्चर था, जिसके अंदर अपन ने प्रोबेबिलिटी को क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस कर लिया। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, चाहे वो लीप ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कार्ड से रिलेटेड हो। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमने यहाँ देखा है, बहुत बड़ा सेगमेंट प्रोबेबिलिटी का, जो आपके सामने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, बाकी टाइम चला गया स्क्रीनशॉट लेने का, पूरा साल था तब तो लिए नहीं स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये लो भैया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एमसीक्यू बच्चों मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिए हैं। एमसीक्यू की अगली सीरीज आएगी जो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी, कोई उसमें सारे के सारे एमसीक्यू अपन डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो टोटल कितने चैप्टर्स हमने बच्चों, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना, जो अब क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं बता दूं एनसीईआरटी का थोड़ा सा, अगर मैं आपको, जैसे मैंने बोल दिया एक लॉट है जिसके अंदर 12 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है, और उसके अंदर 18 बल्ब क्या मिले हुए हैं बच्चों, वो आपके नॉन डिफेक्टिव हैं, मिक्स कर दिया गया है, और उनमें से एक बल्ब मैंने बाहर निकाला और वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो डिफेक्टिव के फेवर में कितने गए, 12 अपॉन में कितना, 18। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 6 की टेबल से अगर कैंसिल करूंगा 2/3। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन ले लेते हैं, बाकी इतना कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी में कुछ खास है नहीं। और बाकी इसके ध्यान देना कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर है बच्चों, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने यहाँ भी डिस्कस किए नहीं है, वो मैं एमसीक्यू वाली सीरीज में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन हमें यहाँ डिस्कस करने थे, क्योंकि चैप्टर्स ज्यादा है। तीसरा चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करें इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स में, क्लियर है? तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो ये 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है। बाकी 6 चैप्टर हम पहले डाल चुके हैं, ज्यादा सारे के सारे चैप्टर तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन मोस्टली जो चैप्टर्स हैं अपन यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मिल अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, या फिर इसी यहाँ पर इसको और आगे वाली वीडियो में लेते हैं, ये अपन बात कर लेंगे अभी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी वाला हिस्सा हो गया। चल सकते हैं आगे, चले एक चैप्टर और ले लेते हैं इसके बाद में, उसके बाद अपन वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे, और उसके बाद आपको अगली वीडियो तो एमसीक्यू वाली मिल जाएगी। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों अपन, आपका सर्कल। कौन सा? सर्कल, सर्कल एंड टेंजेंट, याद रह जाएगा, सर्कल और टेंजेंट। इस टॉपिक को बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन रहते हैं। ये भी एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आपका ज्यादा घूमता नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सीधा सीधा मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना है बच्चों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं इसमें, तो आपने पढ़ी होगी बच्चों थ्योरम। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहां बच्चों आपने पढ़ी होगी थ्योरम 10.2। क्या बच्चों? थ्योरम 10.2। अब ध्यान देना, थ्योरम 10.2 क्या थी, एक बार मैं आपको बताऊं। जैसे ये आपका सर्कल हो गया, ये इस सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, और इस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर बच्चों में सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, यहां एक एक्सटीरियर पॉइंट हो गया P,
यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक मैंने ड्रॉ किया पी ए और दूसरा ड्रॉ किया बच्चों मैंने पी बी। तो थ्योरम ये कहती है कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है बच्चों को क्या होगी, इक्वल होगी। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। तो ये आपके पास प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, डायग्राम को कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं बच्चों। क्या लगा देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं। तो ये आपने कॉन्ग्रुएंट करके करना है। मैं वर्बली बता रहा हूं, सॉल्यूशन आप कहीं देख लेना, वर्बली बता रहा हूं मैं। यहां बच्चों 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि थ्योरम 10.1 कहती है, थ्योरम 10.1 कहती है कि सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करूं तो वहां 90 बनेगा। तो दोनों में एक राइट एंगल आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा 90 के सामने वाली ये वाली जो साइड है बच्चों, वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है। तो वो दोनों में क्या हो गई आपकी, कॉमन हो गई। क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई। सर हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन हो गई। और बच्चों ये बची आपकी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यानी कि बच्चों दोनों ट्राइंगल को आपने क्या करना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करते हो तो बाय सीपीसीटी पीए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों, आपका पीबी हो जाता है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन सी आपकी, थ्योरम 10.2। इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अच्छा फिर मैं बता दूं एक बार कि एमसीक्यू की बात है तो अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए सेपरेट वीडियो होगी। तो उस वीडियो में आपको समझ लेना है एमसीक्यू की सारी सारी कहानी। क्लियर है स्टूडेंट्स, चल सकता हूं मैं आगे। तो ये थ्योरम जो है वो आपके लिए क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चले अब बात करता हूं मैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका 10.2 का, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, ये आएगा आपके पाइथागोरस थ्योरम के। फिर से सुन लेना इस चीज को, यहां से क्वेश्चन नहीं टलेगा। वो एमसीक्यू में भी बनता है और शॉर्ट में भी बनता है। क्या बनता है कि आपके पास एक सर्कल है, ये मेरा सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट बच्चों, लेट इट बी पी, व्हेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू दैट सर्कल, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मान लेता हूं क्यू, ये मेरा सेंटर हो गया बच्चों। ये हो गई मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये तो क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये मेरी हो गई डिस्टेंस, कौन सी सर, सेंटर की डिस्टेंस, कहां से बच्चों, उस पॉइंट से। और ये हो गया मेरे पास रेडियस। तो कंसेप्ट क्या है कि ये वाली आपको टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 4, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 5। और आपसे पूछा जा रहा है क्या निकाल के बताओ, सर्कल की रेडियस निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ, सर्कल की रेडियस निकाल के बताओ। करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी। सर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आनी है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ रही पोगो देखो बेटा, ठीक है, पोगो देखने की उम्र है अपनी। 90 के सामने की अगर मैं बात करूं तो कितना है बच्चों, 5। और 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई, 5। सर मार्कर चेंज करो, दिख नहीं रहा, मार्कर है ही नहीं बेटा। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर बच्चों या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेंडिकुलर मान लेता हूं मैं कितना बच्चों, 4। तो यहां से आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी, 3, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी, 3। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कहानी समझ में आ रही है क्या बच्चों, तो ये आपका सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है सर, और बता दो सर, 2 क्वेश्चन बता दिया आपने। एक तो थ्योरम 10.2 इंपॉर्टेंट है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एक बच्चों इसी के अंदर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस चीज को समझना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, पढ़ा होगा आपने। छोटे वाले की रेडियस 3 है, बड़े वाले की रेडियस 5 है। यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से बच्चों अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जो छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। क्योंकि बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये हो गई एक बच्चों कॉर्ड, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गई, टेंजेंट। इसकी रेडियस 3 है। तो बोल रहा है ए बी की लेंथ बताओ। क्या बताओ, ए बी की लेंथ बताओ। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 4। 4 + 4 कितना आ गया बच्चों आपका, 8। क्लियर है यहां तक।
तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दो बच्चों, ये आपने पढ़ लेने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और एक वो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक, जहां पर वो बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर मैंने एक सर्कल अगर बना दिया, ध्यान देना, एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल अगर बना दिया, तो प्रूव करके बताओ कि ये एक रोम्बस होगा। क्या होगा? ये एक रोम्बस होगा। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसे भी बच्चों आपने पढ़ के जाना है, याद रह जाएगा। और अगर टाइम मिल जाए, टाइम तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो बिजी लोग हो, एग्जाम देने जा रहे हो, जो बड़ी बात है। तो एग्जाम्पल जो बच्चों आपका सेकंड एग्जाम्पल है, वैसे तो ये टफ पेपर में पूछा जाता है, ये थोड़ा सा जब पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता है तब पूछा जाता है, गो थ्रू कर लेना, बाकी इतना कुछ खास है नहीं, बाकी बच्चों पेपर आपका यहीं से बनना है, क्लियर है। और एक इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 13। ये 4-5 क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इन्हीं में से पढ़ के जाना, लास्ट टाइम पर रट के चल जाना। लेकिन बच्चों पेपर में आएगा, अब पेपर में आएगा उस समय कोई नहीं पूछेगा रटा हुआ या समझा हुआ, लिखे हुए को नंबर मिलते हैं, खाली कॉपी में कोई नंबर नहीं देता। आपकी इंटेलिजेंस भले ही कितनी हो, अगर कॉपी खाली है तो नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है स्टूडेंट। शॉर्ट में इस वीडियो को मैं कवर कर रहा हूं, सर्कल एंड टेंजेंट, क्योंकि हम ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कितना डिटेल है, 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, घूम फिर के हर साल वही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका अपन ने कौन सा चैप्टर डिस्कस कर लिया है, सर्कल एंड टेंजेंट, रह जाएगा यहां तक याद। तो बहुत अच्छा, इसमें सर्कल और टेंजेंट चल रहा है। मैं एक कंसेप्ट और बता दूं, यहाँ एक बच्चों चैप्टर था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पता है स्टूडेंट्स, ये तो ऐसा चैप्टर है जिसको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है। कारण क्या है? क्योंकि बच्चों ये बहुत सिंपल है, सिंपल एंड शॉर्ट, 3 फॉर्मूले के बिहाफ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू की अभी अपन बात कर लेंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाता है बच्चों। क्या पूछा जाता है? एरिया ऑफ सेक्टर। 3 फॉर्मूले हमारे पास, तीनों में लिख दे रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे सेक्टर क्या होता है, अगर ये भी बताना पड़े तो फिर तो थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाएगी। सेक्टर क्या होता है अभी समझा देते हैं। मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर। यहां से अगर मैं एक रेडियस ये ज्वाइन कर लूं, और अगर ये एक रेडियस ये मैं ज्वाइन कर लूं, तो स्टूडेंट्स ये जो बन के आया ना, ये वाला एरिया, इसको सेक्टर बोला जाता है। ये भी बताना पड़ रहा है, एग्जाम से जस्ट पहले ये बताना पड़ रहा है कि इसको सेक्टर बोला जाता है, क्लियर है। अब इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो बच्चों मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सर थीटा क्या है? थीटा बच्चों यहां वाला एंगल है, समझना इस चीज को। थीटा क्या है? तो थीटा यहां वाला एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है आपका, क्लियर है। ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोला गया, थीटा। ध्यान देना बच्चों, 3 ही फॉर्मूले हैं पूरी की पूरी चैप्टर में, 3 फॉर्मूले हैं। एक तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, एक लाडले बच्चों आपका क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और एक है बच्चों आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जिसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्या है बच्चों, 2 पाई आर। फॉर्मूले तीनों पढ़ के जाने। कई बार एग्जाम में क्या करता है वो, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि सीधा फॉर्मूला उठा के दे देता है कि किसका क्या फॉर्मूला है। तो ये याद रखना है कि तीनों अच्छे से फॉर्मूले पढ़ लेना है। मैं फिर भी बता रहा हूं, क्वेश्चन आपका ज्यादातर चांसेस में बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर से बनता है। अब क्वेश्चन कोई सही आओ, लेकिन अगर आपके पास थीटा की वैल्यू अगर पता है, थीटा अगर आपको पता है, और अगर रेडियस बच्चों अगर आपको पता है, तो आप इस चैप्टर का
कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि अगर आपको थीटा और रेडियस पता है तो एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकाला जा सकता है और लेंथ ऑफ आर्क भी निकाला जा सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है सर, थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या स्टूडेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर भी पढ़ के चले गए ना तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। चले आगे। अब सर क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने? बच्चों एक क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, ध्यान देना, एक क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है सर एक मिनट हैंड है। क्या है? मिनट हैंड है। मिनट हैंड का मतलब होता है जो मिनट वाली सुई है बच्चों, वो मिनट वाली सुई की लेंथ सपोज बच्चों मैंने दे दी कि 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में आता है, चेहरे लटकाएंगे बाद में सर ये बताया था पढ़ के नहीं गए थे। और ये बच्चों अगर 5 मिनट अगर चलती है, अगर कोई भी मिनट हैंड अगर 5 मिनट अगर बच्चों एंगल कवर करती है, कितना मिनट? 5 मिनट, तो कितना एरिया स्वाइप करेगी, यानी एरिया कितना बनेगा? तो यहां ध्यान देना बच्चों, ये 14 तो आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस। ये 14 तो आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। और अगर मैं थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा बच्चों ध्यान देना, एक रिलेशन याद रखना कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताओ 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा? तो 5 मिनट के अंदर बन जाएगा बच्चों 5 6 कितना? 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। याद रहेगा क्या? तो एक क्वेश्चन बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपका कि 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी रेडियस। अच्छा फिर से अगर मैं बात करूं, अगर फिर से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कितना, एरिया ऑफ सेक्टर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर की वैल्यू आपको पता है और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहां तक ये आपका कंसेप्ट हो गया कौन सा? एरिया ऑफ सेक्टर का। अगर एक क्वेश्चन की अगर मैं और बात करूं, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका, एक अगर मैं और बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना बच्चों, एक क्वेश्चन था आपका जहां पर आपको सर्कल दे रखा था और सर्कल की अगर मैं सरकमफेरेंस दे दूं, मान लो मैंने आपको यहां बोल दिया कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो आपकी कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर दे रखी है और आप इसके क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। क्या बोला मैंने? कि आप इसके क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। अब बच्चों ध्यान देना कि जब भी क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करते हैं तो एंगल कितना बन जाता है आपका? 90 डिग्री। एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। यानी कि यहां से थीटा की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ चुकी है। अब किसकी जरूरत है सर? अब जरूरत है हमें किसकी? रेडियस की। तो रेडियस कौन निकाल के देगा? रेडियस निकाल के देगा आपका कौन? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब ये भी फॉर्मूला नहीं आता तो वापस 7th पढ़नी पड़ेगी। फिर बता दे अगर ये फॉर्मूला भी नहीं आ रहा तो 7th पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 7th क्लास में ये फॉर्मूला बच्चों आपके इंट्रोड्यूस हो जाता है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। लगा दे वैल्यू। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया 22 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हो गई 22 अपॉन 7। और रेडियस कितनी बच्चों? रेडियस तो आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। यहां से अगर मैं आगे चलूं तो 22 से 22 कट गया और आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपका कौन सा? एरिया ऑफ सेक्टर आपका यहां पर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन है। फोर्स वाला क्वेश्चन भी है आपका, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन भी है, ब्लेड की वाइपर वाला क्वेश्चन भी है, कार वाइपर वाला क्वेश्चन भी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। सभी के अंदर करना क्या है कि थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप प्रिपेयर करके जाना, सेक्टर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आएगा। कल की क्लास के लिए, कल के एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ सेक्टर पढ़ के जाना, थीटा और रेडियस पर वर्क कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बहुत अपने कितने चैप्टर डिस्कस कर लिए इसमें? प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर ली उसके बाद अपन सर्कल एंड टेंजेंट डिस्कस कर लिया है,
एरिया रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस कर लिया है, तो 4-5 चैप्टर अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इन पांचों की पांचों लेक्चर में से पूरे के पूरे ये के ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से मैच होंगे अच्छे से। अगर जिस बच्चे ने अगर कंसेप्चुअल स्टडी कर ली, बहुत सारे पेपर लगेंगे, बहुत सारे यहाँ पर से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।